वेलकम टू एनसीईआरटी स्पेशल क्लासेस विद मी। पिछले वीडियो में हमने न्यायपालिका से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम न्यायपालिका टॉपिक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान का प्रहरी तथा रक्षक है? संसद, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय या इनमें से कोई? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय संविधान का प्रहरी और रक्षक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इससे तात्पर्य है इसे अपने निर्णयों का रिकॉर्ड रखना होता है। इसके निर्णयों तथा न्यायिक कार्यवाहियों को साक्ष्य के प्रयोजन से किसी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे अपनी मानहानि के लिए दंडित करने का अधिकार है। इसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। इसके निर्णयों तथा न्यायिक कार्यवाहियों को साक्ष्य के प्रयोजन से किसी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मिलान से संबंधित है। इसमें एक तरफ अनुच्छेद दिए हैं, दूसरी तरफ न्यायिक प्रवृत्तियां तथा तथ्य दिए हैं। तो पहला अनुच्छेद दिया है अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 के अंतर्गत आता है उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णयों का पुनरावलोकन करना, यानी न्यायिक पुनरावलोकन। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णयों तथा दिए गए आदेशों का पुनरावलोकन करने की शक्ति। अनुच्छेद 144 के अंतर्गत न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता से कार्य करेंगे। तो आर्टिकल 144 के अंतर्गत आता है भारत के राज्य क्षेत्र से सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता से कार्य करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी का एक सही हो जाएगा। फिर आर्टिकल 13 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर उसे लागू करने से रोकता है। तो इसका 3 हो जाएगा। अनुच्छेद 32 जो है रिट से संबंधित होता है। सर्वोच्च न्यायालय बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश आदि रिट जारी करके मौलिक अधिकारों का पुनः स्थापित कर सकता है। यानी अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। तो इस प्रकार हमारा कथन सही हो जाएगा। ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। यानी कि ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? हमें चुनना है कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन दिया है, यह किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। सर्वोच्च न्यायालय किसी भी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। या किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है। जी हाँ, यह अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय के पास है। या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण में परामर्श दे सकता है। यह कथन भी सही। तो ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी कथन सत्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यायिक सक्रियता का। इसमें दिया है भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है न्यायपालिका की स्वतंत्रता से, न्यायिक पुनरावलोकन से, जनहित याचिका से, या न्यायपालिका की अवमानना करने पर दंडित करने का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर सी जनहित याचिका। तो न्यायिक सक्रियता का संबंध है जनहित याचिका से। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंध जनहित याचिका से है। जनहित याचिका को सामाजिक व्यवहार याचिका भी कहा जाता है। न्यायिक सक्रियता का आशय नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए तथा समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए न्यायपालिका द्वारा आगे बढ़कर अपनी भूमिका का समुचित निर्वहन से जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायालय ने अधिकारों का दायरा बढ़ा दिया। इसके कारण ही शुद्ध हवा, जल तथा बेहतर जीवन पाना पूरे समाज का अधिकार बन गया है। चलिए अगला क्वेश्चन कथन व कारण से संबंधित है। इसका पहला कथन दिया हुआ कथन कह रहा है जनहित याचिका न्याय तक अधिक से अधिक लोगों की पहुंच स्थापित करने का प्रयास है। जी हाँ, कथन बिल्कुल सही। जनहित याचिका का उद्देश्य न्याय तथा अधिक से अधिक लोगों की पहुंच स्थापित करना है। न्याय तक अधिक से अधिक लोगों की पहुंच स्थापित करने का प्रयास है। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो। यह कारण भी बिल्कुल सही। तो ए और आर दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि जनहित याचिका का उद्देश्य ही यही है कि न्याय तक अधिक से अधिक लोगों की पहुंच स्थापित करने का प्रयास करना। और जनहित याचिका दायर करने का अधिकार किसी भी व्यक्ति या न्याय संस्था को है जो ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर कर सके जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो। तो अगला को इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है जनहित याचिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 1980 के दशक में विकसित हुई थी।
जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि जनहित याचिका 1980 के दशक से विकसित हुई थी। यह याचिका सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। जी हाँ, यह कथन भी सही है। पत्र के माध्यम से जनहित याचिका दायर की जा सकती है। जी हाँ, कालांतर में डाक द्वारा उच्चतम या उच्च न्यायालय में भी जनहित याचिका भेजी जा सकती है और कालांतर में डाक द्वारा उच्च या उच्चतम न्यायालय में याचिका को भी जनहित याचिका में सम्मिलित किया जाता है। तो पत्र के माध्यम से भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है। अगला, स्कूलों में बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था मिड डे मील जनहित याचिका के फलस्वरूप हुई थी। जी हाँ, यह कथन भी सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कथन हमारे सही हैं। भारत में यह 1980 के दशक में विकसित हुई थी, लेकिन जनहित याचिका अमेरिका में 1960 के दशक में प्रारंभ हो गई थी। विश्व में अगर पूछा जाए तो 1960 के दशक में ही प्रारंभ हो गई थी, क्योंकि अमेरिका में इसका जनहित याचिका का प्रारंभ 1960 के दशक में हुआ था। भारत में जनहित याचिका का प्रारंभ 1980 के दशक में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, हमें चुनने हैं कौन से कथन असत्य हैं। न्यायिक सक्रियता ने न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाया है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। न्यायिक सक्रियता ने न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाया है। न्यायिक सक्रियता से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के बीच का अंतर धुंधला हुआ है। तो यह भी बात सही है। न्यायिक सक्रियता से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के बीच का अंतर धुंधला हुआ है। हमें चुनना है कौन सा कथन असत्य है। तो दोनों कथन हमारे सत्य हैं, तो ना तो एक और ना ही दो, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, क्योंकि दोनों कथन सही हैं और हमें ढूंढना था कौन सा कथन असत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। जी हाँ, बिल्कुल सही। केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। न्यायालय के पास यह निर्णय करने का अधिकार है कि कोई मुद्दा मूल ढांचे का हिस्सा है या नहीं। तो यह कथन भी सही। संपत्ति का अधिकार मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है, यह कथन भी सही। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 सभी ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्यों में शामिल है। कानूनी साक्षरता फैलाना, निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, लोक अदालतों का आयोजन करना, अपराध पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा देना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी ऑप्शन शामिल हैं, क्योंकि एक विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्यों में चारों उद्देश्य आते हैं। कानूनी साक्षरता फैलाना, निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, लोक अदालतों का आयोजन करना, अपराध पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा देना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही। हमें चुनना है कौन से कथन सही है। निःशुल्क कानूनी सेवा सभी दीवानी फौजदारी मामलों के लिए दी जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। निःशुल्क कानूनी सेवा सभी दीवानी फौजदारी मामलों के लिए दी जाती है। वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय ₹1 लाख से कम है या जो आय सीमा केंद्र या राज्य सरकार अधिसूचित करती है। तो यह कथन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। 1 और 2 दोनों। निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्राप्त करने के लिए महिला एवं बच्चे, अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य, औद्योगिक कामगार, विकलांग व्यक्ति, हिरासत में व्यक्ति, मानव तस्करी या बेगार से पीड़ित, बड़े पैमाने पर प्राकृतिक या औद्योगिक आपदा, जातीय हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप से पीड़ित तथा वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय ₹1 लाख से कम है या जो आय सीमा केंद्र राज्य सरकार अधिसूचित करती है आदि व्यक्ति पात्र हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। हमें चुनना है कौन से कथन सत्य हैं। किसी अपराध के बारे में मिली शिकायत की जांच करना। जी हाँ, बिल्कुल सही है। गवाहों के बयान दर्ज करना और सबूत इकट्ठा करना, यह काम भी पुलिस का है। चार्जशीट दाखिल करना, यह भी काम पुलिस का है। लेकिन दोष निर्धारित करना, यह काम पुलिस का नहीं बल्कि न्यायालय का। तो 1, 2, 3 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, संविधान और फौजदारी कानूनों के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति को प्राप्त अधिकारों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। हमें चुनना है कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत कथन की खोज करनी है। तो पहला कथन इसका दिया हुआ, गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार। तो यह कथन सही है। गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार व्यक्ति को है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार, यह भी अधिकार व्यक्ति को है। अगला कथन दिया, गिरफ्तारी के दौरान अथवा हिरासत में दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार, यह भी कथन सही है। 18 वर्ष से कम आयु के बालक और किसी भी महिला को केवल प्रश्न पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता। तो यह कथन गलत है कि 18 वर्ष से कम आयु के बालक या किसी भी महिला को केवल प्रश्न पूछने के लिए थाने में बुलाया जा सकता है। अगला है, हिरासत में आरोपी द्वारा दिए गए इकबालिया बयान को इसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो यह कथन भी गलत है। तो क्योंकि हिरासत में आरोपी द्वारा दिए गए इकबालिया बयान को उसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो हमारा कथन 4 और 5 गलत है और हमें यही ढूंढना था कौन सा कथन असत्य। तो ऑप्शन नंबर सी 4 और 5 गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि 4 और 5 गलत है। बाकी 1, 2, 3 तो हमारे सही थे और 4 और 5 गलत था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस एवं अन्य संस्थाओं के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिशा निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें चुनना है कौन सा कथन सत्य है। हमें सत्य कथन की खोज करनी है। तो पहला कथन है, इन निर्देशों को डी के बसु दिशा निर्देश कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस और अन्य संस्थानों के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को डी के बसु दिशा निर्देश कहा जाता है। फिर अगला दिया है, गिरफ्तार या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी की पोशाक पर उसकी पहचान, नाम पट्टी तथा पद स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। यह कथन भी सही। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अपने किसी संबंधी या दोस्त को जानकारी देने का अधिकार होता है। यह कथन भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 सभी सही हो जाएंगे। तो सभी कथन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कथन व कारण से संबंधित है। इसका पहला कथन दिया है, किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए आपराधिक उल्लंघन को जनता के विरुद्ध माना जाता है। जी हाँ, यह कथन सही है। किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए आपराधिक उल्लंघन को जनता के विरुद्ध माना जाता है। इसका कारण दिया है, ऐसा अपराध केवल पीड़ित व्यक्ति को ही हानि नहीं पहुँचाता बल्कि पूरे समाज के प्रति अपराध होता है। तो इसका कारण भी सही है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए आपराधिक उल्लंघनों को जनता के विरुद्ध माना जाता है, क्योंकि ऐसा अपराध केवल पीड़ित व्यक्ति को ही नहीं हानि पहुंचाता बल्कि पूरे समाज के प्रति भी अपराध होता है। तो ए और आर दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। हमें चुनना है कौन सा कथन असत्य है। इसका पहला कथन दिया हुआ है, संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की आवश्यकता होती है। तो यह कथन गलत है, क्योंकि संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की नहीं अपितु राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता होती है। यदि कोई कानून संविधान की भावना के विरुद्ध है तो न्यायपालिका उसे अमान्य घोषित कर सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। यह कथन बिल्कुल सही है कि यदि कोई कानून संविधान की भावना के विरुद्ध है तो न्यायपालिका उसे अमान्य घोषित कर सकती है। न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। यह कथन भी सही है। यदि किसी नागरिक के अधिकारों का हनन होता है तो वह अदालत में जा सकता है। यह कथन भी सही है। हमें चुनना था कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कथन असत्य है, ऑप्शन ए कथन असत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के विभिन्न तरीकों में कौन सा उचित नहीं है। हमें ढूंढना है कौन सा उचित नहीं है। तो पहला कथन है, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह ली जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह ली जाती है। न्यायाधीशों को अवकाश प्राप्ति तक उनके पद से नहीं हटाया जाता है। यह कथन भी सही है। न्यायाधीशों को अवकाश प्राप्ति तक उनके पद से नहीं हटाया जाता है। अगला कथन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण दूसरे उच्च न्यायालय में नहीं किया जा सकता। यह कथन गलत है, क्योंकि
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण दूसरे उच्च न्यायालय में किया जा सकता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति में संसद का हस्तक्षेप नहीं है, यह भी कथन सही। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा उचित नहीं है, तो यही सही कथन हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमें चुनना था कौन सा उचित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी उचित नहीं है, बाकी सारे कथन हमारे सही हैं। यह भी सही, यह भी सही, चौथा भी सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। जी हाँ, यह बिल्कुल सही है। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2019 को अमरावती के आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था। यह कथन भी सही है। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन वर्ष 1966 में हुआ था। तो यह कथन भी सही है। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 1, 2, 3 सभी सही हैं। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट अवश्य करें।